गुड इवनिंग कैलिफोर्निया। आप लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। आज 27 सितंबर है और भारत में आज 28 सितंबर है। 28 सितंबर 28 सितंबर भारत मां के वीर सपूत शहीद वीर भगत सिंह का जन्म जयंती है। भारत मां के लाडले वीर सपूत शहीद भगत सिंह जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं कहूंगा, वीर भगत सिंह, आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह। मैं 2 दिन से आपके इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। बहुत लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। गत वर्ष सितंबर में यूएन समिट के लिए मैं आया था। गत वर्ष 28 सितंबर को मुझे मेडिसन स्क्वायर पर देशवासियों से दर्शन करने का मौका मिला था। आज कैलिफोर्निया में 1 साल के बाद आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आज यहां करीब करीब 25 साल के बाद आया। बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता है। बहुत नए चेहरे नजर आए। एक प्रकार से हिंदुस्तान की वाइब्रेंट छवि मैं कैलिफोर्निया में अनुभव कर रहा हूं। यहां जिसे भी मिला उसके चेहरे पर चमक है, आंखों में सपने हैं और कुछ कर दिखाने की संकल्प के साथ जुड़े हुए यहां लोग मुझे नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां के नागरिक भारतीय समुदाय के प्रति इतना गौरव अनुभव करते हैं, उनका आदर अनुभव करते हैं
मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज पूरे विश्व में भारत की जो एक नई पहचान बनी है, भारत की जो एक नई छवि बनी है, भारत के संबंध में जो पुरानी सोच थी, वो बदलने के लिए दुनिया को मजबूर होना पड़ा है। उसका कारण आपकी उंगलियों की कमाल है। आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा करके दुनिया को हिंदुस्तान की एक नई पहचान करा दी है। आपका ये सामर्थ्य, आपका ये कमिटमेंट, आपके इनोवेशंस, आप यहां बैठे बैठे सारी दुनिया को बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जो बदलने से इनकार करेगा, जो बदलना नहीं है ये तय करके बैठेगा, वो 21वीं शताब्दी में इररिलेवेंट होने वाला है। और जब मेरे देशवासी, मेरे देश के नौजवान विदेश की धरती पर रह करके सारी दुनिया को एक नई दिशा में ले जाते हो, तो मेरे जैसे एक इंसान को कितना आनंद होता होगा, कितनी खुशी होती होगी। और इसलिए भारत को गौरव दिलाने में, भारत का सम्मान बढ़ाने में, पूरे विश्व को भारत को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर करने के लिए आप सबने जो पुरुषार्थ किया है, उसे मैं लाख लाख अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कभी कभी हमारे देश में ये बातें सुनाई देती थी, भारत में चर्चा भी होती थी, कुछ करो यार, ये ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए, ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए। अरे मां भारती तो बहुरत्ना वसुंधरा है। वहां तो एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक ब्रेन की फसल होती रहने वाली है। ये ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था? और इसलिए इस सारी घटना को देखने का मेरा नजरिया अलग है। कभी जो लगता था ये ब्रेन ड्रेन है, मुझे लगता है ये ब्रेन डिपॉजिट हो रहा है। और
ये जो डिपॉजिट हुआ ब्रेन है, वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका मिलेगा, ब्याज समेत ये ब्रेन मां भारती के काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। और इसलिए ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये तो डिपॉजिट है। ये बहुमूल्य डिपॉजिट है। अब मेरे देशवासियों में कहता हूं, अब वो मौसम आया है। अब वो मौका आया है जहां हर हिंदुस्तानी को अपनी शक्ति का परिचय करवाना, अपने ज्ञान का लाभ लेना, जिस धरती ने, जिस पानी ने, जिस हवा ने, जिस संस्कार ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अब वो भी हमारा इंतजार कर रही है। ये वेस्ट कोस्ट, ये कैलिफोर्निया, आज वो आईटी के कारण, हमारी युवा पीढ़ी के कारण, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण हम एक ऐसे बंधन से बंधे हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इतिहास के जरूर से देखें, 19th सेंचुरी में हिंदुस्तान के मेरे सिख भाई यहां आए और यहां पर किसानी करते थे और हिंदुस्तान का नाता जोड़ दिया। आजादी की लड़ाई हिंदुस्तान की धरती पर हो रही थी। देश को आजादी की ललक हिंदुस्तान में थी, लेकिन हजारों मील दूर यहां वो गदर को कौन भूल सकता है, जहां आजादी का आंदोलन की ज्योति जलाई गई। हिंदुस्तान आजाद हो, इसके लिए ये कैलिफोर्निया, ये वेस्ट कोस्ट, यहां आकर के बसे हुए हमारे सिख भाई बहन, हमारे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के आजादी के जंग की लड़ाई के लिए हर प्रकार की कोशिश करते थे। ये नाता है। अगर 19वीं शताब्दी में खेत में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आया हुआ मेरा किसान भारत की गुलामी के लिए अगर बेचैन था, तो 21वीं सदी में मेरा नौजवान भारत की गरीबी के लिए बेचैन है और वो भी भारत के लिए कुछ करेगा। इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? और यही तो है विशेषता। 1914 गोपाल मुखर्जी, 1914 गोपाल मुखर्जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट बने थे यहां पर। इतना ही नहीं, 1957 to 63 दिलीप सिंह सूद
यहीं से कांग्रेसमैन बने थे, एमपी चुन करके आए थे और पहले भारतीय वॉशिंगटन में जाकर के बैठ करके अपनी बात बताते थे। बहुत कम लोगों को पता होगा भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जवानी खपा दी थी, महात्मा गांधी के आदर्शों पर जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, और देश जब दोबारा लोकतंत्र पर खतरा आया, देश में आपातकाल लगा था, देश के गणमान्य नेताओं को 1975 में जेलों में बंद कर दिया गया था और उसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी कैलिफोर्निया में पढ़ाई करने के लिए आए थे। यानी भारत का नाता इस क्षेत्र के साथ अभिन्न रहा है, अटूट रहा है, और आज एक नए विश्व के निर्माण में भारतीय समुदाय यहां बैठ करके एक भावी इतिहास का निर्माण कर रहा है। और इसलिए हर भारतीय को आप लोगों को याद करते ही गौरव की अनुभूति होती है, और इसलिए मुझे आज आपको मिलकर के अतएव आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। मुझे अब दिल्ली में आए करीब 16 महीने हो गए हैं। 16 महीने पहले मैं एक अजनबी की तरह आया था, रास्ते भी मालूम नहीं थे। पार्लियामेंट में जाना है तो किस गली से कहां जाना, तो किसी की मदद लेनी पड़ती थी। मुझ जैसे एक बिल्कुल नए व्यक्ति को 125 करोड़ देशवासियों ने एक जिम्मेवारी दी। आप सबके आशीर्वाद से उसे भली भांति पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। आज पूरे विश्व में, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, भारत के प्रति एक आशा और विश्वास के नजरिए से देखा जा रहा है। पिछले 20-25 साल से एक चर्चा चल रही है, 21वीं सदी किसकी? हर कोई ये तो जरूर मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये हर कोई मानता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अब लोग ये नहीं कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी
21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये आज दुनिया मानने लग गई है। ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव मोदी 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 के कारण नहीं आया। ये बदलाव 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प शक्ति से आया है। 125 करोड़ देशवासियों ने ठान ली है, मन में संकल्प कर लिया है कि अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रहेगा। और जब जनता जनार्दन संकल्प करती है तो ईश्वर के भी आशीर्वाद मिलते हैं। सारा विश्व जो कल तक हिंदुस्तान को हाशिए पर देखता था, आज वह हिंदुस्तान को केंद्र बिंदु के रूप में देख रहा है। कभी भारत विश्व के साथ जुड़ने के लिए अथाक परिश्रम करता था, पुरुषार्थ करता था। हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया था, लेकिन आज ऐसा वक्त बदला है कि दुनिया हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए लालायित हो रही है। ये जो विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है, ये विश्वास का वातावरण ही हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। मैंने सरकार में आया तब कहा था, और मैं आज आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आपने ऐसी दी है दुनिया को कि कुछ छिपा नहीं रह सकता, कुछ दूर नहीं रह सकता, और कोई खबर इंतजार नहीं कर सकती। घटना घटी नहीं कि आपके मोबाइल फोन पे आगे टपकी नहीं। ये जो आपने काम किया है, और इसलिए आपको भारत की बारीक से बारीक खबर रहती है। कभी कभार तो अगर आप स्टेडियम में बैठ करके क्रिकेट मैच देखते हैं तो इधर उधर देखना पड़ता है, बॉल कहां गया, फील्डर कहां खड़ा है, विकेट कीपर क्या कर रहा है, मुंडी घुमानी पड़ती है। लेकिन अगर घर में टीवी पर देखते हैं तो सब पता चलता है, बॉल इधर गया, फील्डर ये कर रहा है, विकेट कीपर ये कर रहा है, एम्पायर ये पता चलता है कि नहीं चलता है। इसलिए जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान देखते हैं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान बारीकी से दूर बैठे हुए आपको दिखाई देता है। आपको हर चीज का पता रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसलिए आपको यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी पहले क्या कहता था, मोदी ने क्या किया, सब पता है आपको। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा।
125 करोड़ देशवासियों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, इसके लिए पल पल और शरीर का कण कण मैं 100% काम में लगाए रखूंगा। आज 16 महीने के बाद मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने वादा निभाया, मैंने वादा निभाया, मैंने वादा निभाया। परिश्रम की पराकाष्ठा की, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं। मैंने आपको आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है और मैंने जो वादा किया था, वो पूरी तरह मैं उसका पालन कर रहा हूं। भाई, हमारे देश में राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया, बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया। ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सुन सुन करके कान पक गए कि नहीं पक गए? देश निराश हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? गुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। है कोई आरोप मुझ पे? है कोई आरोप? आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो भी देश के लिए, और मरेंगे तो भी देश के लिए। भाइयों बहनों, हमारा देश शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ है। लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं, मोदी जी इतना आपका आत्मविश्वास कहां से आता है? आपको कैसे लगता है आपका देश आगे बढ़ेगा? हमारे देश के लोग भी मुझे पूछते, बोले मोदी जी ये हुआ, वो हुआ, डिगना हुआ, आपको चिंता नहीं हो रही, डर नहीं लगता? फिर भी आप कहते रहते हो देश आगे बढ़ेगा। मेरा विश्वास है बढ़ेगा। विश्वास इसलिए है कि मेरा देश जवान है। 65% जनसंख्या
जिस देश की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश दुनिया में क्या नहीं कर सकता है। $800 मिलियन जिस देश के पास नौजवान हो, 1600 मिलियन भुजाएं हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। और एक बात पे विश्वास करके मैं कह रहा हूं, अब ये देश पीछे नहीं रह सकता है। आपको मालूम है, कुछ वर्ष पहले एक नई टर्मिनोलॉजी आई थी दुनिया में कि आने वाले दिनों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश कौन से हैं, किस किस की संभावना है। तो उसमें से एक शब्द निकला था ब्रिक्स, BRICS। और जिन्होंने ये शब्द कॉइन किया था, उनका कहना था कि 5 देश ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में तेज गति से आगे बढ़ेंगे, लीड करेंगे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों की चर्चा होती थी। लेकिन आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो पिछले 2 साल से सुगबुगाहट चल रही थी कि यार ये ब्रिक्स की टर्मिनोलॉजी तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम सोच रहे थे आई है, आगे बढ़ेगा, लेकिन आई तो लुढ़क रहा है। ये चर्चा शुरू हो गई थी। ब्रिक्स में से इंडिया का आई, ये अपनी भूमिका अदा करने में दुनिया को कम नजर आता था। लोगों ने मान लिया था कि ब्रिक्स थियरी आई के बिना कैसे चलेगी। मेरे देशवासियों, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, पूरे ब्रिक्स में अगर दमखम के साथ कोई खड़ा है तो आई खड़ा है। पंद्रह महीने के भीतर भीतर विकास की ऊंचाइयों को पार करने के कारण, आर्थिक स्थिरता के कारण, विकास के नए नए इनिशिएटिव के कारण आज ये विश्वास पैदा हुआ है कि ब्रिक्स की जो कल्पना की गई थी, आज भारत उसमें एक शक्ति बनकर के ऊपर आया है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज हो, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से पिछले 6 महीने से दुनिया की सभी ऐसी संस्थाओं ने एक स्वर से कहा है मेरे दोस्तों, और ये कहा है कि आज बड़े देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी किसी की है तो उस देश का नाम है, भाइयों बहनों, जिस आर्थिक क्षेत्र में भारत कुछ कर नहीं सकता है, इतना बड़ा देश, इतनी गरीबी, ऐसी हालत में देश कैसे आगे बढ़ सकता है। उन हालातों के बीच भी देश रास्ता पार कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और दुनिया उसको स्वीकार करने लगी है।
विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक नई पहचान बनाई है। हमारी पहले पहचान थी उपनिषद की। भारत गौरव करता था उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद। अब दुनिया के पल्ले तो पड़ता नहीं था, लेकिन आज वही देश उपनिषद से बढ़ते बढ़ते उपग्रह की चर्चा करने लग गया है। उपग्रह की चर्चा। हमारे मार्स मिशन की सफलता पूरे विश्व में भारत पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स मिशन में सफल हो गया। दुनिया के कई देशों ने प्रयास किए, लेकिन अनेक बार प्रयास करने के बाद सफलता मिली भारत को फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा भी ऐसा ही हुआ। क्यों? देश की संकल्प शक्ति की ताकत देखिए, देश का सामर्थ्य देखिए। और आज स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग, बहुत जमानत पहले हमारे यहां विवाद होता था, जब विक्रम साराभाई वगैरह थे, भाभा थे, तो भारत में चर्चा चलती थी कि हमारा गरीब देश है और ये स्पेस में क्या पड़ी है यार, ये इतने रुपये क्यों खर्च कर रहे हो, ये उपग्रह में नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा क्या? ये बहुत चर्चा होती थी हमारे देश में। लेकिन आज वही उपग्रह देश के विकास में काम आ रहे हैं। किसान को मौसम की जानकारी चाहिए तो वही उपग्रह देता है। फिशरमैन को मछली पकड़ने के लिए जाना, कहां जाना, कितनी दूर है, वो सैटेलाइट बता देता है कि भाई उधर जाओ, माल मिल जाएगा। मैं जब दिल्ली में आया तो मैंने सरकार के अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भाई देखिए जमाना बदल चुका है, हमने ई गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का भरपूर गवर्नेंस में उपयोग होना चाहिए। और मेरा ये अनुभव रहा है, मैं बहुत लंबे अरसे तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, तो मेरा अनुभव रहा है कि टेक्नोलॉजी, e-governance is effective governance, e-governance is easy governance, and e-governance is most economical governance. तो मैं अपने अफसरों से बैठा था, मैंने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करते हो? तो ज़्यादातर अफसरों ने कहा नहीं, हमने कोई ज़्यादा नहीं कर रहे, वो तो स्पेस वाले कर रहे हैं। मैंने कहा भाई नहीं, स्पेस वाले नहीं, तुम भी कर सकते हो। मैं उसके पीछे लग गया, स्पेस टेक्नोलॉजी वालों को बुलाया, हर एक डिपार्टमेंट से मीटिंग करवाई, वर्कशॉप करवाए, पीछे पड़ गए। और आज मुझे खुशी के साथ कहना है, हमारे यहाँ सरकारों में करीब करीब 170 प्रकार के विभाग, काम छोटे मोटे ऐसे हैं कि जिसमें भारत सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने पूरे जगत को एक नई शक्ति दी है, नई दिशा भी दी है, और इसके लिए हमने भी सपना संजोया है, डिजिटल इंडिया। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी आपको मिलेगा
वो भी मोबाइल फोन रख लेता है। सब्जी बेचता है लेकिन मोबाइल फोन रखता है, दूध बेचने जाता है मोबाइल फोन रखता है, अखबार बेचने जाता है मोबाइल फोन रखता है। इतना पेनिट्रेशन है टेक्नोलॉजी का। सरकार अगर उसके साथ जुड़ जाए, और इसलिए हमारा मिशन है जाम, जैम ऑफ ऑल। मैं जब जैम थियरी की बात करता हूं तब JAM, जे का मतलब है जनधन बैंक अकाउंट। आप में से जो मेरी पीढ़ी के होंगे उन्हें पता होगा कि हमारे यहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 79 में, नहीं 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 69, 70, 71 के आसपास। और ये कहा गया था कि ये बैंक जो है वो अमीरों के काम आती हैं, गरीबों के काम नहीं आती हैं, इसलिए बैंकों का नेशनलाइज कर दी जाए। और सारी चीजें सरकार ने अपने हाथ में ले ली, और ये कह करके ली थी कि ये बैंक गरीबों के लिए खोल दी जाएगी। मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं दिल्ली आया तो हमने पाया कि हमारे देश के करीब करीब आधे लोग ऐसे थे जिन्होंने बेचारे ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। आज के युग में फाइनेंशियल व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में बैंक काम करती है, और अगर मेरे देश के 50% लोग बैंक व्यवस्था से अछूते रह जाएं तो फिर आर्थिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी कैसे बनेगी। हमने बीड़ा उठाया कि 100 दिन में मुझे सबके बैंक के खाते खोलने हैं। अब आपको भी होगा, ये मोदी जी को क्या हो गया है, जो काम 40 साल नहीं हुआ ये 100 दिन में करने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मेरे देशवासियों, आपको जानकर के आनंद होगा, आज उस अभियान का परिणाम ये आया है 18 करोड़ नए बैंक खाते खुल गए, गरीब से गरीब का बैंक खाता खुल गया, गरीब से गरीब बैंक खाता खुल गया। और गरीब था, बैंक का खाता खोलना, तो वो बेचारा पैसा कहां से लाएगा। तो हमने नियम बनाया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो खाता खोलेगा वो जीरो अकाउंट से भी उसका बैंक खाता खुलेगा। तो बैंक वाले मेरे से नाराज हो गए, बोले साहब स्टेशनरी का तो खर्चा दे दो। मैंने कहा हमने 40 साल तक बहुत मौज किए हैं, अब हमें पसीना बहाना होगा। देखिए, जीरो अमाउंट से बैंक अकाउंट खोलना था, जीरो अमाउंट से। लेकिन मैंने गरीबों की अमीरी देखी। अमीरों की गरीबी तो हम जानते हैं, लेकिन जब गरीबों की अमीरी देखते हैं तो सीना तन जाता है। सरकार ने कहा था कि जीरो अमाउंट से बैंक अकाउंट खुलेगा, लेकिन हमारे देश के गरीबों ने 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया बचाया और करीब करीब 32,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। देखिए, देश के लोगों का मिजाज देखिए, गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हुआ है। तो एक तो है ये जनधन अकाउंट, जो जे कहता हूं मैं, जिसके द्वारा आर्थिक सुचारू व्यवस्था खड़ी की गई है। दूसरा है ए, आधार कार्ड।
पूरे देश में मूवमेंट चला है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से हर नागरिक का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड हो, एक नंबर हो, स्पेशल नंबर हो, ताकि डुप्लीकेट ना हो। वरना हमारे यहाँ क्या होता है, एक ही व्यक्ति 10 जगह पे अलग अलग नाम से रुपये लेके आ जाता है। हमने आधार कार्ड को केंद्र बिंदु बनाया। और तीसरा है एम, मोबाइल गवर्नेंस। मोबाइल फोन पर सरकार क्यों ना चले, नागरिकों के हक मोबाइल फोन पर क्यों अवेलेबल ना हो। तो हम JAM उसको केंद्र में रख करके जन सुखाकारी, जन सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उसका परिणाम देखिए। मुझे बताइए, करप्शन से देश तबाह हुआ है कि नहीं हुआ है? करप्शन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन मैं अकेला करप्शन न करूं, इससे बात बनेगी क्या? कुछ और करना पड़ेगा ना। बोले बिना भी होता है, चुपचाप भी होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे देश में घरों में जो गैस सिलेंडर होता है, वो गैस सिलेंडर में सरकार सब्सिडी देती है। एक एक सिलेंडर के पीछे 150-200 रुपया करीब गैस सब्सिडी जाती है सरकार की तिजोरी से, ताकि आपका चूल्हा जले। और ये सब्सिडी अमीर से अमीर को भी मिलती है, और जो गरीब जिसके घर में गैस सिलेंडर होगा उसको भी मिलती है। हमने तय किया कि ये जो गैस सब्सिडी है, वो सीधी आधार कार्ड के नंबर से तय करेंगे कौन कौन उसके क्लाइंट सही है, और उसका जनधन अकाउंट होगा, उसके जनधन अकाउंट में सीधे पैसे मोकलेंगे। पहले करीब 19 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर जाता था। मतलब कि सरकारी तिजोरी से हर महीना 19 करोड़ गैस सिलेंडर की सब्सिडी जाती थी। हमने जब आधार और जनधन अकाउंट जोड़ करके हिसाब शुरू किया, भाई लेना है तो इधर लिखवाओ, मामला 13 करोड़ तक पहुंचा। आगे कोई लेने वाला ही निकला नहीं। पहले 19 करोड़ जाता था, अभी 13-14 करोड़ पर अटक गया। तो 5 करोड़ कहां गए भाई? वो 5 करोड़ सिलेंडर की सब्सिडी कहां जाती थी? अगर मैं पुराने गैस के दाम के हिसाब से गिनूं, आजकल तो दाम बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पुराने हिसाब से गिनूं तो 19,000 करोड़ रुपए की चोरी होती थी। 19,000 करोड़ रुपए की। आज वो सारे पैसे हिंदुस्तान की तिजोरी में बच गए मेरे दोस्त। बिचौलिए गए, दलाल गए, चोरी करने वाले गए। ये जो मेरी जैम योजना है, जनधन, आधार, मोबाइल, मुझे बताइए करप्शन गया कि नहीं गया? बिचौलिए गए कि नहीं गए? रुपये बचे कि नहीं बचे? ये रुपये गरीब के काम आएंगे कि नहीं आएंगे? बदलाव कैसे आता है? इतना ही नहीं, मैंने देशवासियों को एक दिन ऐसे ही प्रार्थना की, बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं चलाया, ऐसे ही मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यार, इतना कमाते हो, उद्योग है, कारखाने हैं, गाड़ी चलाते हो, ये सिलेंडर की सब्सिडी क्यों लेते हो? छोड़ दो यार। मैंने ऐसे ही कह दिया था। लेकिन देश के लोगों का भरोसा देखिए भाइयों बहनों। मनुष्य का स्वभाव है, मिला तो कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मेरे देशवासियों का गुणगान करना चाहता हूं, 30 लाख लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरेंडर कर दी। आज के युग में 30 लाख लोग
सामने से वॉलंटरीली अपनी सब्सिडी सरेंडर करे, इससे बड़ी देश की ताकत क्या हो सकती है भाइयों। और इसलिए मैं कहता हूं, यह देश की वो ताकत है जिसके भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है, जिसके भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, हर हाथ में हुनर होना चाहिए, इसका एक बड़ा अभियान चलाया है। 800 बिलियन अगर नौजवान मेरे देश में हैं तो उनके हाथ में हुनर होना चाहिए, और वही हुनर आने वाले हिंदुस्तान को बनाने वाला है। माताओं बहनों, उनकी शक्ति राष्ट्र के विकास में काम आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका एक आंदोलन चल पड़ा है। मेरा देश का किसान, उसकी पैदावार कैसे बढ़े, सॉइल हेल्थ कार्ड, मैं टेक्नोलॉजी में आग्रही हूं। सॉइल हेल्थ कार्ड, हमारे देश में शरीर का भी हेल्थ कार्ड नहीं होता है, मैं किसान की जमीन का हेल्थ कार्ड निकालने में लगा हुआ हूं, ताकि उसको पता चले कि उसकी जमीन में क्या ताकत है, क्या कमी है, और क्या करे तो उसकी जमीन ठीक होगी और वो कैसे ज्यादा पैदावार कमाई कर सके। एक एक ऐसे इनिशिएटिव लिए। अभी मैंने एक छोटा काम किया। किसानों को यूरिया की बहुत जरूरत पड़ती है, खेत में यूरिया का उपयोग करते हैं, और सरकार यूरिया के लिए सब्सिडी देती है। करीब 80,000 करोड़ रुपया सब्सिडी जाती है करीब। लेकिन उसमें किसान के पास कितना जाता है, कहीं और कितना जाता है, कोई हिसाब ही नहीं है। तो हमने एक काम किया, यूरिया को नीम कोटिंग किया। फिर एक बार विज्ञान, फिर टेक्नोलॉजी मुझे यही सोचता है, नीम कोटिंग किया। नीम कोटिंग करने के बाद उस यूरिया का उपयोग खेत के सिवा कहीं हो ही नहीं सकता है। पहले यूरिया केमिकल फैक्ट्री में चला जाता था। मैं विश्वास से कहता हूं मेरे दोस्तों, अगली साल जब हिसाब निकलेगा फसल के बाद, हजारों करोड़ रुपयों की चोरी बच गई होगी, और मेरे किसान को नीम कोटिंग वाला यूरिया मिलेगा, ताकि उसकी फसल को भी अधिक लाभ होगा, अलग प्रकार के तत्व भी उसके कारण प्राप्त होंगे, और उसको यूरिया की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। ऐसे अनेक क्षेत्रों में आज विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का प्रयास चल रहा है। अगर मैं हर चीज यहां बताना शुरू करूंगा और रोज अगर 2-2 घंटे बोलूं तो 15 दिन तो कम से कम लगेंगे। और इसलिए आज मैं थोड़ा आपको ट्रेलर दिखा करके जा रहा हूं। आपको अंदाज आया होगा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आज विश्व के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां आई है, एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग। और मैं मानता हूं इस चुनौतियों को भी अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है, और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। उन चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है। भारत पूरी तरह सज्ज है हर संकटों का सामना करने के लिए। और आज विश्व में हम जहां भी जाते हैं इस विषय की गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हैं। हमने यूएन पर भी दबाव डाला है। यूएन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे। मैंने दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है
और मैंने कहा है कि समय की मांग है कि यूएन ये तय करे कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिनको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि इतनी गंभीर समस्या पर यूनाइटेड नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा। दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। और आज आतंकवाद मुझे याद है, मैं 93 में यहां स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को मिला था, तो मैं उनको समझा रहा था कि हमारे देश में टेररिज्म के कारण बड़ी परेशानी है, टेररिस्ट इस प्रकार से निर्दोषों को मारते हैं। तो वो मुझे समझा रहे थे ये टेररिज्म नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई ये टेररिज्म है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। तो वो समझने को तैयार नहीं थे। 1 साल के बाद मैं फिर आया यहां, तो उन लोगों ने मेरे से समय मांगा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे भी लिए भी बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि मैं तो कुछ था नहीं, मिलना चाहते थे। मैंने कहा ठीक है मिलेंगे। तो दूसरा बार मैं आया तो मुझे पूछने लगे कि ये टेररिज्म क्या होता है। मैं कहा नहीं वो तो लॉ एंड ऑर्डर होता है। नहीं बोले ऐसा मत करो, जरा हमें समझाओ क्या होता है। मैंने कहा ये आपको ब्रह्म ज्ञान कहां से हुआ? आपको टेररिज्म की चिंता कैसे सताने लगी, मुझे जरा बताइए। मैंने कहा मेरा देश तो 40 साल से टेररिज्म के कारण परेशान है। निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम दुनिया को समझा रहे हैं, दुनिया हमारे पर सवाल या निशान खड़ा कर रही है। मैंने कहा आपको ये ब्रह्म ज्ञान कहां से हुआ? और ब्रह्म ज्ञान इसलिए हुआ था कि उसके कुछ महीने पहले यहां पे स्टॉक मार्केट में एक बम फूटा था। उस बम की आवाज के कारण उनको पता चला कि हिंदुस्तान में टेररिज्म क्या होता है, और तब जाकर के टेररिज्म के लिए पहचानने को दुनिया ने समझना पड़ेगा। कोई ये मत सोचो कि आज उधर है तो कल हमारे यहां नहीं आएगा। ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, और इसलिए मानवतावादी शक्तियों का एक होना, मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये विश्व की मांग है। और उस मांग को पूरा करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और उस बात को लेकर के मैं निकला हुआ हूं दोस्तों। और ये यूएन की जिम्मेवारी है। जब आप 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो यूएन की जिम्मेवारी है कि दुनिया के सामने चित्र स्पष्ट होना चाहिए कि यूएन किसको टेररिस्ट मानता है, किसको आतंकवादी मानता है, और किसको मानवतावादी मानता है। एक बार नक्शा साफ होना चाहिए, ताकि फिर दुनिया तय कर लेगी किस रास्ते पर चलना है, और तभी दुनिया में शांति आएगी। हम शांति के पुरस्कार हैं। हम तो उस धरती से आए हैं जहां गांधी और बुद्ध ने जन्म लिया था। सिद्धार्थ नेपाल की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध बने थे बुद्ध गया में आकर के। जिस धरती से अहिंसा का मंत्र निकला हो, वो विश्व को शांति के लिए आग्रहपूर्वक कह सकता है कि मानव जात के लिए 21वीं सदी रंग रंजित नहीं हो सकती है।
निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाली 21वीं सदी को कलंकित होने से बचाना चाहिए। और उस बात को लेकर के मैंने ताल ठोक करके यूएन में अपनी बात बताई है। कल भी दोबारा जा रहा हूं, कल दोबारा बताने वाला हूं। कैलिफोर्निया के मेरे भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिया, स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और हम सब, हर हिंदुस्तानी का जो सपना है, हम सभी 125 करोड़ देशवासियों ने मिलकर के उन सपनों को पूरा करना है। गरीब से गरीब का कल्याण हो, नौजवान को रोजगार हो, मां बहनों को सम्मान हो, किसान हमारा सुखी संपन्न हो, गांव गरीब किसान की जिंदगी में बदलाव आए, उस बात को लेकर के हम चल पड़े हैं। आपके अनेक अनेक आशीर्वाद बने रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं यहाँ के सेनेटर, यहाँ के कांग्रेसमैन इतनी बड़ी संख्या में आज आए, उन्होंने हमारे साथ भारत के प्रति अपना जो प्रेम दिखाया है, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी वरिष्ठ नेता जो अमेरिका के राजनीति को नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में यहां आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर वीर भगत सिंह जी को याद करेंगे, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, let's hear it one more time for Prime Minister Modi! 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 खुशखबरी, हेलो, एक खुशखबरी देना रह गया। सेकंड दिसंबर 2015, 2 दिसंबर 2015 दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट
सप्ताह में 3 दिन चलेगी। धन्यवाद।